बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या भारत सैलाब को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है? क्या मोदी पाकिस्तान को खुश्क साली और सैलाब से तबाह करना चाहता है? क्या पाकिस्तान भारत की आबी जहरीत का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा अब भारत के निशाने पर है? पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के जिम्मेदारी में इंतजामिया की गफलत का कितना हाथ है, आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी टॉप स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज सैलाब है। इस वक्त पंजाब को मुख्तलिफ अजला को सैलाब ने घेरा हुआ है। पंजाब के तमाम दरिया इस वक्त सैलाब की नजर हो चुके हैं। भारत की जानिब से जब से पानी छोड़ा गया है तब से रावी, चनाब, सतलुज, ये तीन बड़े दरिया इस वक्त सैलाब की जद में हैं और इस सैलाब की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ अजला पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। हजारों एकड़ जमीन जिस पर फसल लगी हुई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मवेशी लोगों के बह चुके हैं या मर चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त फौज को तैनात कर दिया गया है। अब ये जो सूरत हाल है, ये क्राइसिस सिचुएशन है। इस क्राइसिस में को कैसे क्रिएट किया गया, क्यों क्रिएट किया गया, इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये एक बड़ा एक अहम सवाल है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को खत्म करने का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद भारत ने वाज़े तौर पर यह बात कही थी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान में खुश्क साली होगी। अब पहले भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दी और एक खास मौसम में पिछले कई सालों से पाकिस्तान के जो बड़े दरियाएं, बिलखसूस रावी और सतलुज, ये यहाँ पर रेत के टीले थे, ये खुश्क साली थी। यहाँ पर दरिया के अंदर लोग फसलें उगा रहे थे जाकर, आबादकारी बहुत कम थी, बहुत महदूद थी, बहुत लिमिटेड सूरत हाल थी। मगर इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे क्राइसिस के अंदर हमने देखा कि अचानक भारत की जानिब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया और इन्फॉर्म किया गया वजारत खारजा को कि हम पानी छोड़ रहे हैं और सैलाब आ सकता है। और फिर एक वार्निंग दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी वार्निंग दी और फिर हमने देखा कि पानी आ गया। अब जब से दरियाओं में पानी आया है तब से मुख्तलिफ बंद टूटने का सिलसिला जारी है। आबादियां पानी के अंदर डूबी हुई हैं, लोग बेआरो मददगार हैं और सिर्फ दरिया ही नहीं बल्कि जो डेग नाला है, जो मुख्तलिफ नाले जो जम्मू से आते हैं, ये तीन नाले हैं जो पंजाब के अंदर आकर हिट करते हैं, टारगेट करते हैं पंजाब के अंदर। और ये चलते हैं पसरूर से, शकरगढ़ से, जफरवाल से और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते शेखुपुरा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। ये तीनों नाले भी इस वक्त बिखरे हुए हैं और इन नालों की वजह से हमने देखा है कि नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल ये तो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन इस पूरे अमल में एक बात बड़ी अहम है जिस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हो रही। एक तो भारत का पानी छोड़ना है। भारत के पास जवाब है कि उसके डैम फिल हो चुके थे, उसके पास कोई
लॉजिक और कोई तरीके कार नहीं था सवाए इसके कि वो पानी को रिलीज करता। हाँ, भारत ये काम कर सकता था कि भारत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेकर मुख्तलिफ मराहिल में पानी को इस तरीके से रिलीज करता कि वो सैलाब का बाइस ना बनते, मगर चूंकि भारत की नीयत पाकिस्तान को खुश्क साली और सैलाब से मारने की है, तो उसने सैलाब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और एकदम ही 2-2 लाख क्यूसेक का रेला वो पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ दी। अब जब पाकिस्तान के दरियाओं में इतना पानी आया और लोगों के लिए सरप्राइजिंग था, लोगों ने जो दरिया के कुदरती बेल्ट्स हैं वहां पर अपने घर बना लिए, अपने पीटर इंजन लगा लिए, ट्यूबवेल्स लगा लिए, इंस्टॉलेशंस कर ली, दरिया का जो स्पैन था उसको बहुत स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, और उसकी वजह से जो पानी का रास्ता था नेचुरल फ्लो का वो कम हो गया और उसकी वजह से अब इंतजामिया की दौड़ें लग रही हैं। अब इंतजामिया उन इलाकों को खाली करवाने की बात कर रही है। मगर इस पूरे एपिसोड में एक चीज जो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, पिछले 20 साल से नया लाहौर आबाद करने की कहानी सुनाई जा रही थी। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रूडा था, रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक नया शहर आबाद करना था रावी के फ्रंट पर, और लेक्स और बीचेस और रिजॉर्ट्स और पता नहीं क्या कुछ बनाने के, हाई राइट्स बिल्डिंग बनाने के, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये शहर बनाने की बात की जा रही थी। मगर हम अब ये देख रहे हैं कि ये इलाके तो अब डूब रहे हैं, ये इलाके तो अब रेड वार्निंग की जोन में हैं, और ये इलाके तो अभी कोई डेवलपमेंट उस तरीके से हुई नहीं है रावी के बिल्कुल ऊपर, लेकिन ये डूब रहे हैं और वार्निंग्स दी जा रही हैं और लोगों को कहा जा रहा है जगह खाली कर दो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अरबों खरबों डॉलर का नया शहर आबाद करने का प्रोजेक्ट था उसकी फिजिबिलिटी नाकाम हो गई है, और ये मंसूबा अब भारत के मरहूने मिन्नत है। यानी भारत जब चाहे वो पानी छोड़ दे और पानी से रूडा को डुबो दे और उस इलाके को डुबो दे। लेकिन एक और भी फ्रॉड है, अब जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो रावी के दोनों तरफ किनारों के ऊपर है। मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, कल से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक पुलिस वाला लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के जो मकीन है वो हिजरत कर जाए, नकल मकानी कर जाए, सैलाब आ रहा है। और अब ये रावी के किनारे तक सोसाइटी का पहुंचना क्या कानूनी तौर पर ठीक था? क्या इस किनारे के ऊपर, इस बंद के ऊपर सोसाइटी को होना चाहिए था? मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो कोई ग्रे एरिया, कोई रेड एरिया, क्योंकि एक तनकीद कुछ लोग जो अलीम खान साहब के मुखालिफ हैं वो अब इस प्रोपेगेंडे में मुझे नहीं पता कि कितनी सदाकत है या नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान से इख्तलाफ की जो सबसे पहली बड़ी और बुनियादी वजह थी वो बुनियादी तौर पर रावी का जो सरकारी रकबा था, जो रावी का हिस्सा था दरिया का, अलीम खान साहब उस जमीन को भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल करवाना चाहते थे और जिसको इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, और उस वजह से अलीम खान साहब नाराज होकर इमरान खान साहब के मुखालिफ हो गए और नई हुकूमत में शामिल हुए। नई हुकूमत ने उनकी सोसाइटी को भी रेगुलेट कर दिया, उस इलाके को भी हाउसिंग सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके बाद रूडा का भी हिस्सा बना दिया। तो अब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरीके से ये रावी के दोनों तरफ ये लॉन्च की जा रही हैं, इसी तरीके से मलिक रियाज साहब के एक नवासे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी भी लाहौर न्यू मेट्रो सिटी के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है, बिल्कुल मोटरवे का जो टूल प्लाजा है लाहौर का बिल्कुल उसके साथ, तो वो भी अब रेड लाइन के अंदर कंसिडर हो रहा है। तो ये जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, क्या ये अफोर्डेबल है? क्या जो नया लाहौर बनाने का एक प्लान और एक प्रोजेक्ट था वो इस सैलाब ने उसको डुबो दिया, उसको तबाह कर दिया कि ये रूडा नहीं चल सकता? अच्छा, एक और भी कहानी चल रही है। अब एक तरफ तो ये दरिया रावी है और करतारपुर कॉरिडोर वगैरह ये सारे इलाके डुबोता हुआ ये पानी आ रहा है और आगे निकल रहा है। दूसरी तरफ सियालकोट से जो डेग नाला है
وہ جو ڈیگ نالا وہ کالا شکاکو کو آ کر ٹچ کرتا ہے، شکرگڑھ، ظفروال ان علاقوں سے ہوتا ہوا. اب یہ ڈیگ نالا بھی ظفروال میں مختلف جگہوں پر ٹوٹ گیا اور اس نے دیہات کو ڈبو دیا. یہ جو ڈیگ نالا تھا یہ بھی ورلڈ بینک کے تعاون سے یہاں پر اس کو چوڑا کیا گیا، بہت چوڑا کیا گیا اور بڑے اونچے اونچے بند باندھے گئے. مگر انتظامیہ کی غفلت کہہ لیجئے، کرپشن کہہ لیجئے، لوگوں کی ملی بھگت سے انتظامیہ کی، لوگ ان بندوں کی مٹی اٹھا کر لے گئے اور لوگوں نے بیچ دی. تو بند تو ہو گئے ختم، چوڑا ضرور ہوا، لیکن پانی کا اتنا پریشر آ رہا ہے جموں سے کہ وہ ڈیگ نالے کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. اب یہ جو ڈیگ نالے کی کہانی میں سنا رہا ہوں اور روڈا کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف راوی ہے جس میں بھی سیلاب نے اس طریقے سے آنا ہے جس کی وجہ سے آبادیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر کالا شکاکو کے مقام پر ڈیگ نالا آ رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ نیا شہر روڈا ہے اور ساتھ ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک جال ہے. یعنی کہ ڈیگ نالے کے ساتھ اسمارٹ سٹی لگتی ہے، الکبیر ٹاؤن لگتا ہے، اربن سٹی لگتی ہے، ایس اے گارڈن لگتا ہے، پھر مختلف یونیورسٹیز لگتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہب ہے ہاؤسنگ کا. اگر یہ ڈیگ پیچھے سے نہ ٹوٹتی تو یہ علاقے ڈوب جاتے، اور یہ علاقے ڈوب جاتے تو ہاؤسنگ کا جتنا بوم تھا، کیونکہ یہ فلڈ ایریا کنسیڈر ہوتا ہے، تو دوبارہ سے اگر فلڈ آتا تو ان علاقوں کی ریپیوٹ امیج ڈیمیج ہو جاتا. تو کچھ لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ اس ہاؤسنگ انڈسٹری کو بچانے کی خاطر بہت سارے ایسے انیشیٹو لینے پڑے یا قدرتی طور پر ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ بندوں کو مضبوط کر سکتی تھی، مگر انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا. انتظامیہ نے سیلاب، انہوں نے کہا جو کرنا ہے اب سیلاب نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو ایک تو پنجاب کی فوڈ باسکٹ ختم ہو گئی، دوسرا بھارت کے ہاتھ میں ایک ریموٹ چلا گیا کہ وہ جب چاہیں پانی بند کر کے مار دیں، جب چاہیں وہ سیلاب سے مار دیں. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت پنجاب کی چیف منسٹر مری میں ہے، وہ جو انٹرنشپ جاپان سے کر کے آئی ہیں پکنک منا کے، وہ اپنی تھکاوٹ دور کر رہی ہیں. وہ مغل اعظم ان کے والد صاحب معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب وہ بھی مری میں ہیں، پرائم منسٹر بھی مری میں ہے، وہ موسم انجوائے کر رہے ہیں. پنجاب ڈوب رہا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اور فکر ہو بھی کیوں جب انہوں نے ووٹ سے الیکٹ ہی نہیں ہونا، جب الیکشن کا سسٹم ہی اس ملک میں ختم ہو گیا ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کس چیز کی ٹینشن ہے. تو پنجاب ڈوب رہا ہے، وہ پارٹی کر رہے ہیں، اور بیوروکریسی اور ڈی سی اور کمشنر کے حوالے انہوں نے پورا پنجاب کر دیا ہے. تو یہاں پر دریاؤں کو صاف کس نے کروانا تھا، دریاؤں کے بندوں کو مضبوط کس نے کرنا تھا، یہ انتظامیہ نے کرنا تھا. اگر اس ملک میں ڈیم ہوتے تو آج یہ سیلاب کا پانی جو پنجاب سے نکل کر سندھ میں جائے گا اور وہاں پہ بھی نقصان کرے گا، اگر کالا باغ ڈیم ہوتا اور کوئی ڈیمز ہوتے ہمارے پاس تو ہم اس پانی کو مینج کر سکتے تھے، سیکیور کر سکتے. یہ اربوں ڈالر کا پانی ہے جو ہماری فصلیں تباہ کر کے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کر کے، ہماری ہر چیز کو ملیہ میٹ کر کے جا رہا ہے. اور یہ جو تباہی ہے یہ ہماری اس میں پلاننگ کا بھی ایک قصور ہے کہ ہم صرف دشمن تو دشمنی کرے گا، اس کی تو فطرت میں ہے، وہ تو ہر طریقے سے نقصان پہنچائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پلان کیا ہے. ایک طرف بارشوں سے سیلاب آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے ناردرن ایریاز میں، اور دوسری طرف یہ بارش پلس بھارت کا سیلاب. اور بھارت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جناب ہمارے تو خود علاقے ڈوب رہے ہیں، ڈیمز فل ہیں، تو ہم پانی نہیں نکالیں گے تو ہمارے ڈیم ٹوٹ جائیں گے، تو ہم اپنے لوگوں کو کیوں ڈبوئیں. تو انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم سایہ سے دشمنی بھی ہے، ان کو ڈبو دو. لیکن اگر بھارت چاہتا تو وہ پانی کو اس طریقے سے ریلیز کر سکتا تھا کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے پرابلم نہ کریٹ کرتے. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ دریا کے کناروں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے اور دریا کی زمین کے اوپر آپ قبضہ کریں گے اور اس کے پیڑ میں جا کر بیٹھیں گے تو پھر اس قسم کے سیلاب بھی آئیں گے اور تباہیاں بھی ہوں گی. اگر آپ بند نہیں باندھیں گے اور ڈیم نہیں بنائیں گے پھر تو سب کچھ ہوگا جو اس ٹائم ہو رہا ہے. بہرحال لگتا ہی ہے کہ مودی نے سیلاب کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے، اور یہ جو جنگ ہے پانی کی اب یہ چھڑ چکی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.